आप प्रेसिडेंट हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और पूरे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे माननीय मुख्य अतिथि महोदय परम श्रद्धेय हम सबके अपने योगी आदित्यनाथ जी को बहुत स्नेह और सम्मान के साथ में पीसीआई के मेंबर्स जिनमें डॉक्टर दीपेंद्र सिंह जी, डॉक्टर विभू सहारी जी, डॉक्टर एसके बंसल जी, मिस्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आप सब भी इस पल में सम्मिलित हो रहे हैं और पीसीआई की ओर से बहुत सुंदरतम स्मृति चिन्ह प्रदान किया आज के इस अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे बीच एक खास शख्सियत आज उपस्थित है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवित्री हैं आप और जिन्होंने हाल में ही यूपी के चुनावों में एक ऐसी काव्य रचना रची जिसने बहुत कुछ रच दिया। ऐसी अनामिका जैन अम्बर जी का तालियों के माध्यम से आप सब स्वागत करें क्योंकि उनकी रचना यूपी में बाबा वायरल हुई और इतनी वायरल हुई कि उसने कमाल कर दिया। आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ अनामिका जैन अम्बर जी को तालियों के मध्य। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करती हूँ, मां शारदे को प्रणाम करती हूँ, काशी विश्वनाथ की पावन धरा को प्रणाम करती हूँ। उत्तर प्रदेश के अंबर पर एक ऐसे सूरज इस समय चमक रहे हैं जिनकी उपस्थिति आज इस मंच पर है। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सभी विद्वत जन को जो मंच पर उपस्थित है प्रणाम करती हूँ और यहाँ से प्रारंभ करती हूँ कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत करता है। नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। समय की सीमा है, एक अनुशासन के साथ मुझे एक बात छोटी सी कहनी है और ये निसंदेह हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों क्या हुआ। आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बात जिस बात ने हम सबके दिलों पर हस्ताक्षर कर दिया और वो बात अक्षरशः सत्य है। मैं उन्हीं बातों को केवल एक बंद जिसके लिए मुझे यहाँ पर आदेशित किया गया है वो जरूर सुनाऊंगी। एक बदलाव इस देश में आया है। आदरणीय, आपके उपस्थित होने से इस देश में क्या बदलाव आया है, ये युवा शक्ति जो आज यहाँ उपस्थित है, ये युवा शक्ति क्या कहती है, मैं उनके शब्दों में अपनी बात कहती हूँ कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। हर कंटक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। आदरणीय अवधेश जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये कीमती समय दिया जिसमें मैं अपनी बात कर सकती हूँ। केवल 4 पंक्तियां कहकर के मैं अपना स्थान लूंगी और पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा कि पिछले दिनों आप सबने देखा होगा एक प्रश्न आया था। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा राज्य है जहाँ अलग अलग बोलियां, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संस्कृति के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसे में एक आरोप लगा था। वो प्रश्न नहीं था, वो आरोप था और उसका उत्तर नहीं, उसका खंडन दिया। केवल 4 पंक्तियों में वो बात कहती हूँ और अपनी याद दिलाती हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। मैं काशी में कविता पढ़ रही हूँ और वो बात कहती हूँ कि जौनजे काबा काबा लगे चिल्लावे। जौनजे बुंदेलखंड एक ऐसा हिस्सा जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा छूट गया था, उस बुंदेलखंड से आती हूँ और वहीं से बात कहती हूँ कि जौनजे काबा काबा लगे चिल्लावे, होने इते हम आए बतावे, इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु दिखावा,
काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी जब से लखनऊ में जा बैठे, यूपी भर की मिली उदासी। और वे भी काशी काशी कर रहे। कल का इंटरव्यू देखा सबने? नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखिएगा कि वे भी काशी काशी कर रहे, वे भी काशी काशी कर रहे। जौन करते काबा काबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है। मैं बहुत बड़ी कविता है, मैं पूरी सुनाती, समय की सीमा है, केवल ये बात कह के स्थान लेती हूँ कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए। यह हिंदुस्तान का युवा यदि आज इस समय किसी उद्देश्य से यहाँ एकत्रित है तो मेरे साथ इस एक और उद्देश्य में सम्मिलित हो ताकि मैं मेरा स्थान ले सकूं। आप सबका मन चाहती हूँ कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर तालियां बजनी चाहिए। और आपने कहा कि यूपी में बाबा का आज हमारा बहुत सौभाग्य की आशा के परिसर में बाबा का आगमन हुआ है। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि जिनको मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ अपना वक्तव्य, अपना आशीर्वाद देने के लिए, वो और कोई नहीं, हमारे अपने मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी हम सबको संबोधित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पतिये हर हर। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री मंटू कुमार एम पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अनिल राजभर जी, दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, माननीय सांसद श्री बीपी सरोज जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, इस संस्था के चेयरमैन और हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक सुशील सिंह जी, माननीय विधायक टी राम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व ड्रग कंट्रोलर भारत सरकार डॉक्टर जेएन सिंह जी, डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी, पीसीआई के सभी सदस्यगण और नेशनल सेमिनार में उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज काशी की इस पावन धरा पर एक ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है और इस सेमिनार में मुझे भी उस देर के लिए आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्म साधना की इस काशी में, इस नेशनल सेमिनार में उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं काशी वासियों की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। काशी
प्राचीन काल से ही भारत की न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि हर कालखंड में कुछ नयापन काशी ने दिया है। नए भारत में विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम उसका एक मूर्त रूप है। फार्मेसी के क्षेत्र में क्या संभावनाएं बन सकती हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की कर्म साधना की वस्तली है, जिसने उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक नई प्रेरणा आज से 100 वर्ष पहले देनी थी। आजादी के बाद देश के अंदर इस क्षेत्र में कार्य करने की जो पार संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कम या ज्यादा प्रयास हुए ही हैं। लेकिन विगत 9 वर्षों में देश के अंदर अपार संभावना के इस क्षेत्र में बहुत कुछ नया हो रहा है। दुनिया के बाजार पर न केवल भारत की पकड़ मजबूत हो रही है, बल्कि भारत अपने आप में दुनिया का एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। पूरी दुनिया की कुल आबादी का हर 5वां और 6वां व्यक्ति भारत के अंदर निवास करता है, और भारत की कुल आबादी का हर 6वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इसलिए जो संभावना दुनिया में भारत के अंदर है, वही संभावना भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसलिए फार्मा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी विशेषज्ञ हैं, जितने भी रिसर्च फेलो हैं, जितने भी इस क्षेत्र में इस क्षेत्र से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के साथ साथ इससे जुड़े हुए जो छात्र छात्राएं हैं, उनको भी अपने उज्जवल भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होकर के पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इस क्षेत्र में कार्य करना होगा। वास्तव में भारत ने अपनी ताकत का एहसास जब भी संकट के समय में मानवता रही है तब किया है। याद करिए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान दुनिया असमंजस में थी, क्या होगा। लेकिन भारत के इस फील्ड में कार्य करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का सानिध्य प्राप्त करते हुए जो कार्य प्रारंभ किया, उसका परिणाम था। याद करिए, जब कोरोना आया था तब पीपी किट भी में बाहर से मंगानी पड़ती थी। कोई भी इक्विपमेंट भारत के अंदर नहीं बनता था। दवाइयां भी बाहर से मंगानी पड़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके भारत की पकड़ इतनी मजबूत होती गई कि अगले ही कुछ 1.5-2 महीने के अंदर पीपी किट से लेकर के और इसकी दवा बनाने और अंत में 9वें महीने पहुंचते पहुंचते वैक्सीन, और दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन भी भारत ने बनाने में सफलता प्राप्त की। भारत अब तक 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में अपने देश के नागरिकों को दे चुका है, और दुनिया के 25 से अधिक देशों को मैत्री के रूप में वैक्सीन की आपूर्ति भी कर चुका है। और भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी वैक्सीन है। ये भारत की प्रतिभा को जब भी उचित मंच मिला है, उसने इस फील्ड में बेहतरीन करने का कार्य किया है। और फार्मा का फील्ड बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। क्वालिटी का ध्यान रखते हुए हम समयबद्ध तरीके से अगर कार्य करना प्रारंभ करेंगे
तो भारत के साथ साथ दुनिया की मार्केट पर भारत का कब्जा हो सकता है। हमें इस दिशा में प्रयास करने होंगे। यद्यपि अच्छे प्रयास हुए हैं दुनिया के अंदर फार्मा के क्षेत्र में, जो नए रिसर्च हुए हैं, पेटेंट हुए हैं, उस पर भारत ने बेहतरीन किया है। लेकिन फार्मा के क्षेत्र में आज भी हम लोगों को, संस्थाओं को ही इस स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, पब्लिकेशन के लिए अपने आप को तैयार करना, उसे कैसे फाइल करना है, रिसर्च की संभावनाओं को आगे बढ़ाना, और फिर अपने किसी रिसर्च को जिसपे आपको लगता है कि अब तक इसको किसी ने भी अन्य ने नहीं किया है, उसे पेटेंट कराने के लिए समय पर अपने को फाइल करना। एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को अगर हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो इस फील्ड में हमारी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी जितनी आज दुनिया आशा भरी निगाहों से आप सबको देख रही है, भारत की ओर देख रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में इसमें अपार संभावनाएं हैं। मेरी अभी पीसीआई के चेयरमैन से भी इस संबंध में वार्ता चल रही थी और वे बहुत आश्वासित हैं कि उत्तर प्रदेश जितनी बड़ी आबादी का प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है, और 25 करोड़ की आबादी में केवल 25 करोड़ तो प्रदेश की आबादी है, लेकिन अगल बगल के प्रदेशों और देशों की आबादी को इसके साथ जोड़ें, जो अपने व्यापार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश में आश्रित हैं। ऐसी कुल 30 करोड़ से अधिक आबादी है जो उत्तर प्रदेश में अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य, अपने व्यापार, अपने रोजगार के लिए निर्भर करती है। लखनऊ और पटना के बीच में अगर आप देखेंगे, दवा के 2 बड़े मार्केट हैं, एक वाराणसी, एक गोरखपुर, उसके बीच में बाकी कोई नहीं। पटना तक दवा की आपूर्ति वाराणसी से होती है और काठमांडू तक दवा की आपूर्ति गोरखपुर से होती है। आप देख सकते हैं कितना विस्तृत मार्केट हमारे सामने फैला हुआ है, एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है, और इस फील्ड में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसमें नए इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हो, रिसर्च को हमें बढ़ावा देना होगा, यहां की जैव पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों में किस प्रकार के उत्पाद को हम आगे बढ़ा करके इस फील्ड को और तेजी के साथ उसकी संभावनाओं को विकसित कर सकते हैं। नए रिसर्च को बढ़ावा देना होगा, इनोवेशन को संस्थाओं के साथ जोड़ना पड़ेगा, और किसी भी रिसर्च को आगे हम बढ़ाते हैं तो उसके पेटेंट समय पर फाइल हो जाए, इसके लिए भी मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना होगा। एक व्यापक संभावना वाला क्षेत्र है, और मेरा यह मानना है अगर भारत ने ठान लिया है तो कोई कारण नहीं कि दुनिया के मंच पर भारत की प्रतिभा न छाने पाए। अवश्य छाएंगे, जरूर वहां पर कुछ नया जरूर करेंगे। और इन्हीं सब बातों को लेकर के आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य हो रहा है, हमने नए भारत की नई तस्वीर को देखा है। भाइयों बहनों, यह देश आजादी का अमृत काल में प्रवेश किया है। अमृत काल के सुखद संजोग भी हम सबके सामने देखने को मिले हैं। देश की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वर्तमान में, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आज भारत वैश्विक मंच पे है, तो दुनिया के उन 20 बड़े देशों की
जिनकी दुनिया की 60% से अधिक आबादी जहां रह रही है, 75% से अधिक पेटेंट पर जिनका एकाधिकार है, 75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है, 85% से अधिक जीडीपी पर जिनका दुनिया के अंदर अधिकार है, और 90% से अधिक इनोवेशन और रिसर्च और पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है, वह देश G20 के देश कहलाते हैं। उन G20 के देशों की वर्तमान में अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है, और भारत के लिए आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में उपलब्धि कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। वैश्विक मंच पर भारत को अपने आप को दिखाने का, अपनी सामर्थ्य को दिखाने का एक नया अवसर प्रदान करता है, और उसमें उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के समिट के लिए देश के सभी राज्यों को भी अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी G20 के कुछ समिट होने हैं, जिनमें वाराणसी भी 6 मीटिंग्स वाराणसी में होनी है, 3 लखनऊ में, 1 आगरा में और 1 गौतम बुद्ध नगर जनपद में। 11 जो समिट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न होने हैं। इस अवसर पर आतिथ्य सेवा के साथ साथ अपनी मजबूत उपस्थिति वैश्विक मंच पर दिखाने का एक अवसर न केवल भारत को बल्कि उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त होगा, और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं। एक और G20 के समिट के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे पंख लगाने के लिए हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया है। आज इस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी वे महानुभाव हैं जिन्होंने फार्मा के क्षेत्र में कुछ नया किया है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अपनी इस फील्ड की अपनी पॉलिसी है, और इसके लिए प्रदेश ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना शुरू किया है। हमने एनसीआर के पास यमुना अथॉरिटी में एक मेडिकल डिवाइस पार्क के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, और भारत सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए वहां पर हम लोगों ने लगभग 350 एकड़ भूमि पर इस पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। भारत सरकार से इसमें हम सबको अपनी आवश्यक स्वीकृति मिल चुकी है। इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को भी लगभग 2000 एकड़ लैंड में हम इस पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे दुनिया के सबसे बड़े बाजार में सस्ता मैन पावर है, बेहतरीन कनेक्टिविटी है, और लैंड बैंक प्रचुर मात्रा में है। हमारी इस फील्ड की अपनी पॉलिसी भी है, और एक सुरक्षित वातावरण में उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में कार्य करने के लिए हम सब यहां पर देख सकते हैं। मिलटेक पार्क के समीप जेवर में ड्रग फार्मेशन पार्क की स्थापना भी प्रदेश के अंदर विचाराधीन है। लखनऊ में बायोफार्मा डायग्नोस्टिक और बायोटेक पार्क की स्थापना भी प्रदेश के अंदर हमारे पास इसके प्रस्ताव विचाराधीन है, और इस दिशा में मैं आज आप सबका आह्वान करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन बातों को लेकर के यहां पर अभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे चेयरमैन श्री पटेल जी ने जो बातें यहां पर कही है, हम लोग राज्य के अंदर अपने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ढेर सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया जा सके, हम लोग वर्तमान में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने का कार्य कर रहे हैं, और ये बिना भेदभाव के
उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध कराए। 20 लाख यूथ को अब तक हम लोग इसके माध्यम से जोड़ चुके हैं। 2 करोड़ यूथ तक हम लोग पहुंच रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस दिशा में हमारे कार्य को और आसान करता है। जो इस फील्ड में R&D की जो संभावनाएं हैं और घरेलू मार्केट पर अपनी मजबूत पकड़ करने के साथ साथ वैश्विक मंच पर छाने का एक अवसर जो आप सबके सामने आ रहा है, हम इन सब पर कार्य कर सकेंगे इस विश्वास के साथ। नेशनल सेमिनार में आप सब ने काशी की धरती को चुना और यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सबका हृदय से यहां पर अभिनंदन करता हूं और डॉक्टर अवधेश सिंह जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस नेशनल सेमिनार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के फार्मा सेक्टर को एक नई उड़ान देने का एक मंच प्रदान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये फार्मेसी कॉलेज और ये इंस्टीट्यूट इस दिशा में एक नई पहल का केंद्र बिंदु बना है और निश्चित ही काशी से निकली हुई कोई भी पहल कुछ न कुछ नया करके दिखाएगा। उत्तर प्रदेश फार्मा का और इस फील्ड का एक बड़ा केंद्र बनकर के उभरेगा। इस विश्वास के साथ इस पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत